करो स्टार्ट। नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, सोइल मैकेनिक्स। ये 8 से 10 मार्क्स का रहता है गेट में, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, तो 10 से भी ज़्यादा आ सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं इसको बेसिक से, ठीक है। तो अब सोइल की फॉर्मेशन करनी है हमें। सोइल एक्चुअली है क्या, सोइल कैसे बनती है, सोइल कैसे बनती है, सोइल का बेसिक फॉर्मेशन, सोइल कैसे बनती है, रॉक से, और रॉक्स की वेदरिंग से। वेदरिंग मतलब इरोजन से, इरोजन मतलब डिसइंटीग्रेशन से, मतलब कोई भी वर्ड आ सकता है भी। हमें अल्टीमेटली क्या करनी है, रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन करनी है, या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, या हमें वेदरिंग या इरोजन, उसकी वजह से जो भी अपनी सोइल बनती है। अब सोइल या तो ट्रांसपोर्टेड होगी या रेजिडुअल होगी, या तो वहीं पे रेजिड्यू जहाँ पे वेदरिंग हुई है वहीं पे आ जाए तो उसको रेजिडुअल बोल देंगे, या किसी एजेंसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाए तो उसको ट्रांसपोर्टेड सोइल बोल देंगे। अब एजेंसी कौन कौन सी हैं, एजेंसी 2 टाइप की हैं, एक फिजिकल एक केमिकल। वेदरिंग को कराने की 2 एजेंसीज होगी, एक फिजिकल एजेंसी एक केमिकल एजेंसी। अब फिजिकल में कौन कौन सी होंगी, जैसे फ्लोइंग वाटर, जैसे ग्रेविटी, जैसे एयर, जैसे स्प्लिटिंग ऑफ आइस, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारी फोर्सेस कौन सी हैं, ये एक्सेट्रा और भी हैं अपने, वो लिखवा दूंगा मैं। फिजिकल एजेंसीज हैं जिसके थ्रू सोइल का फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है केमिकल। अब केमिकल में क्या है, एक रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन में जैसे कौन कौन सी आएंगी, ऑक्सीडेशन या हाइड्रेशन, या बोल सकते हो आप क्या कार्बोनेशंस। ये सारी की सारी रिएक्शंस जो होंगी, या टेम्परेचर, ये सारी केमिकल एजेंसीज हैं जिसके थ्रू क्या होता है, वेदरिंग होती है रॉक्स की। तो इन सबको डिस्कस करना है हमें डिटेल में। अच्छा, सोइल की जो फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये भी सवाल आया हुआ है, पेडोजेनेसिस बोलते हैं इसको। अब सोइल में और क्या पढ़ेंगे हम, अब सोइल में पढ़ेंगे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके थ्रू कितनी एक्सटेंट तक इसके पार्टिकल्स में चेंज आ रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो आपको टेबल बनाऊंगा मैं। उसके बाद आज पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे सोइल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल स्टार्ट करेंगे उसके बाद। अब उसके बाद बताएंगे भी सोइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एयर होती है, वाटर होता है और सॉलिड्स होते हैं। ये सारे ब्लेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और अगर ये ब्लेंड होते हैं तो वो पूरी बन के सोइल बन जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने को पता लग गया इसके अंदर एयर भी है, वाटर भी है और सॉलिड्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या पढ़ेंगे आज, टाइप ऑफ सोइल पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ सोइल भी अलग अलग इसकी एजेंसीज हैं भी, कौन सी एजेंसी से कौन सी मतलब सोइल मिल रही है हमारे को, तो वो सारी सोइल्स की टाइप पढ़ेंगे, 14-15 टाइप्स है, वो सारी डिस्कस कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज सोइल। चलो सबसे पहले लिखो, सोइल की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ formation of soil, the process of formation of soil is known as pedogenesis. अब सोइल को अलग सब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ा मुझे, अब सोइल जो पार्टिकल्स हैं, ना तो ये फ्लूइड है ना ही सॉलिड है। अब ना तो उसको सॉलिड बोल सकते ना फ्लूइड बोल सकते। अगर सॉलिड बोल सकते होते तो ये स्ट्रक्चर मैकेनिक्स होती, अगर इसको फ्लूइड बोल सकते हो तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स होती। तो तभी ये एक नया सब्जेक्ट बनाया है, इसको क्या बोल दिया, सोइल मैकेनिक्स। सबसे रिसेंट सब्जेक्ट है ये, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह बहुत पुरानी आ रही है, ये सिर्फ 100 ही साल हुए हैं इससे नया सब्जेक्ट बने। इसको लगभग 1925 के आसपास ये सब्जेक्ट बनाया गया था। तो ये जो सोइल है मतलब रिसेंट सब्जेक्ट है सबसे, तो रिसेंट में है, तो ना तो ये फ्लूइड कहा जाएगा ना ही ये क्या होगा, सॉलिड है। तो इसमें ऐसा लिख सकते हो, सोइल के प्रोसेस को इट इज़ नाइदर सॉलिड नॉर फ्लूइड। तो सोइल की एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी वैसे बता दी। चलो अब सोइल की फॉर्मेशन करनी है मुझे। अब सोइल की फॉर्मेशन कैसे होगी, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ सोइल is due to
weathering, erosion, mechanical disintegration, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। तो इन चीज़ों से सॉइल बनती है। अब कहता है सॉइल की फॉर्मेशन होती किसकी वजह से है? वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स की। ठीक है, नेक्स्ट। अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स की जो एजेंसीज हैं, सो एजेंसीज फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो एजेंसीज करवाती हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स कौन कौन सी? दो हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज फिजिकल एजेंसीज एंड, या फिजिकल वेदरिंग बोल सकते हो आप इसको, या केमिकल वेदरिंग। दो टाइप की हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। या ऐसा बोल सकते हो वेदरिंग ऑफ रॉक्स दो टाइप की हैं, एक फिजिकली और केमिकली। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, क्या इन्वर्टर पे जाएगा? हो गया, चलो स्टार्ट करें वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स दो टाइप की है। दिस इज फिजिकल वेदरिंग, दिस इज केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या आएगा? दिस इज फ्लोइंग वाटर, एयर, आइस एटसेट्रा। सेकंड, splitting action of ice, action of ice, grinding and impact, grinding and impact। चौथा है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे के इसमें आ जाएंगे फिजिकल वेदरिंग में। और बोल सकते हो प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। केमिकल वेदरिंग में, केमिकल वेदरिंग में लिखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या ऑक्सीडेशन लिख लो सीधा, इसमें सीधा ऑक्सीडेशन लिख लो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। सेकंड, रिडक्शन। थर्ड, कार्बोनेशन। फोर्थ, हाइड्रेशन। एंड ये सारी कहानियाँ हो गई केमिकल वेदरिंग की। और कौन सा हो सकता है? लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट पूछता है। लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड्स। चलो तो यहीं पे लिख लो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसको O2 लिख रहा हूँ। रिएक्शन विद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड कार्बोनेशन, रिएक्शन विद CO2। हाइड्रेशन, रिएक्शन विद H2O। एंड लीचिंग, अब आपको मैं लिखवा दूंगा लीचिंग अभी। ऑर्गेनिक एसिड्स, यस। क्या होता है लीचिंग, पता है किसी को? लीचिंग क्या होता है? लीचिंग क्या होता है? कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, हो सकता है रॉक्स हो, रॉक्स लिक्विड की प्रेजेंस में वो लिक्विड के अंदर, लाइक ऑर्गेनिक एसिड जो हैं, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर डिप हैं, उसके अंदर से जो सब्सटेंस निकलता है उस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। ये तो जनरल डेफिनेशन बता दी भाई, कोई भी सॉलिड, वो रॉक्स भी हो सकती थी। तो अब हमें एक ऐसी रिएक्शन करानी है ऑर्गेनिक एसिड के थ्रू, उसमें से एक सब्सटेंस निकल सके, इसको लीचिंग बोलते हैं।
द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द सब्सटेंस व्हेन इट इज़ अंडर द ऑर्गेनिक एसिड्स, तब उसको बोलते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। और कौन से कंपाउंड को हम उसमें रॉक्स का रिएक्ट करवाते हैं, वो सारे के सारे भी डिस्कस करेंगे इसमें। चलो अब एक एक चीज़ करके डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी। देखो, फ्लोइंग वाटर पता ही है आपको, एयर पता ही है, एयर के कारण ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा तो उसको वेदरिंग हो जाएगी। आइस में कैसे होगा? जैसे कोई भी रॉक्स है, रॉक्स के अंदर मटेरियल है, मटेरियल के अंदर क्या हो गया? पानी था पहले, अब आइस में कन्वर्ट हो गया। अगर आइस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कभी भी इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है वेदरिंग रॉक्स में, जब वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज होना, अगर पानी से आइस बन गया, उसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। अप्रोक्सीमेटली 7% वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसका, आइस का। तो जब 7% वॉल्यूम जब बढ़ जाता है उसका, तो क्या होगा? जो रॉक्स में क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा रॉक्स का, तो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। उसका बताया स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस, ये आइस के कारण जो स्प्लिटिंग हो रही है, तो यही स्प्लिटिंग है। नेक्स्ट बताया ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट। ग्राइंडिंग क्या होती है? चक्की, समझ रहे हो? चक्की जो होती है वो ग्राइंडिंग कहते हैं उसको, मतलब पार्टिकल्स को छोटे करना, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब जैसे कोई भी पार्टिकल को नीचे गिरना, फ्लोर और उस पार्टिकल के बीच में इम्पैक्ट पैदा हो गया, तो इम्पैक्ट एकदम से लोड लगना। इम्पैक्ट मतलब ऐसा भी हो सकता है ऊपर से एकदम नीचे गिरे और वो रॉक्स में सॉइल में कन्वर्ट हो जाए, तो ही वो इम्पैक्ट एक्शन हो गया। नेक्स्ट बताया ग्रेविटेशनल फोर्स। सारे पार्टिकल्स हिल से जब नीचे गिरते हैं ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे है? अब प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे करेंगे? एनिमल चलेंगे तो क्या होगा? सॉइल टूटेंगी, तो उसको एनिमल सेक्शन बता दिया। प्लांट्स जब ग्रो करेंगे, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे ज़्यादा होगा, वहाँ पे उस कारण जो वेदरिंग होगी उसको फिजिकल, ये सारे फिजिकल वेदरिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट बताया केमिकल वेदरिंग में पहला बता दिया ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन के कारण, और नेक्स्ट रिडक्शन, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, या आप हाइड्रोजन से भी बोल सकते हो उसको। दूसरा कार्बोनेशन, CO2 सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट हाइड्रेशन, H2O से। एंड लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड, लीचिंग बता दिया आपको, लीचिंग की डेफिनेशन में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो, लीचिंग आया, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। देखिए इसमें प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सब्सटेंस, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सब्सटेंस from a solid material that is dissolved in a organic acid। अभी आगे आ जाएगा वो कौन कौन से मटेरियल जो है एक्सट्रैक्ट करता है, वो सब भी आ जाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन लिख दी, लीचिंग एक प्रोसेस है जो सब्सटेंस को निकालता है सॉलिड में से, दैट इज डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक एसिड्स। हो गया। नेक्स्ट सेकंड नोट लिखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेक्स द वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तीसरा नोट लिख लो। ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है किसके साथ होती हैं? जो रिएक्शन होती हैं रॉक्स के अंदर जो मटेरियल हैं या मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्शन होती है। तो ऐसा बोल सकते हो, इससे क्या लिख दूँ, क्या इसका क्या लिख दूँ? दिस reaction occurs in the metals or material present in the
रॉक्स, ये लिख लो, ठीक है, इसी के अंदर हो जाएगा। ग्राइंडिंग हो गया, ये सारा बता ही दिया आपको, ग्रेविटेशन समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसमें, थर्ड नोट। अब कहता सोइल आपकी दो तरीके से वेदरिंग होगी, एक तो फिजिकल के कारण, एक दूसरी केमिकल के कारण। कहता जब फिजिकल वेदरिंग होती है तो उसके मिनरल कंटेंट में कोई चेंज नहीं आता, जो उसके अंदर मिनरल्स हैं लाइक मोंट मोरलनाइट, जो भी मिनरल्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता। जब केमिकल रिएक्शन होती है उसके मिनरल कंटेंट चेंज हो जाते हैं। तो ये सवाल पूछता है, स्टार लगा देना, ऑब्जेक्टिव बनता है इसका। लिखिए इसमें, इफ द सोइल इज फॉर्म्ड बाय फिजिकल वेदरिंग, इफ द सोइल इज फॉर्म्ड by if the soil is formed by physical weathering, if soil is formed by physical weathering, there is no change in mineral content. There is no change in mineral content। लिख लिया। नेक्स्ट इसी में लिख लो, if the soil is formed, if the soil is formed by chemical weathering, अरे क्या हो गया इसको, लिखा ही नहीं जा रहा यार। सोइल इज फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग, इसको क्या हो गया यार, फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग, एक बार पोज करना यार। if the soil is formed by chemical weathering, there is a change in mineral content। there is a change in mineral content। चलो क्या हो गया, हो गया। नेक्स्ट नोट, 3 हो गए, चौथा नोट लिखो। अब वो रेजिडुअल सोइल और ट्रांसपोर्टेड सोइल बताया था ना, क्या होता है वो लिख लो। इफ द वेदर्ड मटेरियल retains if the weathered material retains over the parent rock, if the weathered material retains over the parent rock, it is termed as residual soil। It is termed as residual soil। And if it is transported is known as transported soil। हो गया। तो ये सारी कहानी बेसिक बता दी आपको। अब एक ऑब्जेक्टिव बनता है, नेक्स्ट टेबल बना रहा हूँ, उससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा, एक कन्फर्म है। तो ये आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। इसमें कुछ समझना है तो बताओ। ये थर्ड पॉइंट क्या होता है, जैसे अपन ने वेदरिंग करी, अब जो रॉक्स है ना, रॉक्स उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स मतलब जैसे किले के अंदर केलोनाइट, मोंट मोरलनाइट, इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
कुछ मिनरल्स होते हैं, अगर फिजिकल वेदरिंग हो रही है, फिजिकल मतलब एयर के कारण, वाटर के कारण वेदरिंग हो रही है, तब उसका मिनरल कंटेंट में कोई चीज़ नहीं आता, वैसे ही रहते हैं। अगर उसकी केमिकल रिएक्शंस होगी तो उसके मिनरल कंटेंट भी खत्म होने लग जाते हैं। तो ये मतलब है इसका, समझ गए। अब मिनरल कंटेंट अलग से बताऊंगा अभी आपको, वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप। क्ले के अलग से हैं, केल्विनाइट है, मोंटमोरिलोनाइट है, ये सारे के सारे इलाइट है, ये सारे के सारे जो हैं मिनरल्स हैं, इसके रॉक्स के मिनरल्स हैं, वो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो जस्ट आपको ये बताना है मिनरल कंटेंट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, उसमें नहीं चेंज होते, ये सवाल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई प्रॉब्लम ये आगे समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टेबल बनाओ जो अलग अलग एजेंसी के थ्रू उस पर प्रॉपर्टीज़ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वो टेबल बना रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़। अब एजेंसीज कौन कौन सी हैं? पहली एजेंसी है अपनी वाटर, दूसरी एजेंसी है एयर, तीसरी है आइस या ग्रेविटी, तीनों में से कोई कौन सी लिख दें। एयर के बाद है आइस, उसके बाद है ग्रेविटी, उसके बाद है ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड है वो। अब प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, चेंजेस। पहली है साइज़ के बाद है शेप, शेप, उसके बाद है अपना सरफेस टेक्सचर, उसके बाद है अपनी सॉर्टिंग। तो ये कुछ टेबल हैं, इसकी फॉर्म में दे देगा आपको। सो इसको डिटेल में और याद भी करनी है इसको। अब मतलब समझो, अब कहता वेदरिंग करवा रही है, किसके थ्रू हो रही है? वाटर के थ्रू। वेदरिंग हो रही है वाटर के थ्रू, वेदरिंग हो रही है एयर के थ्रू, वेदरिंग हो रही है आपकी ग्रेविटी के थ्रू, अब वेदरिंग हो रही है आपकी ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके थ्रू। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्रॉपर्टीज पे? साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, शेप पे क्या पड़ेगा, सरफेस टेक्सचर पे और सॉर्टिंग पे। तो सारे इफेक्ट्स हैं ये। अब साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो साइज वाटर के कारण अगर पार्टिकल एजेंसी के थ्रू मूव होता है तो क्या होगा? इसमें रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद कंसीडरेबल रिडक्शन, कम रिडक्शन होता है इसमें, कंसीडरेबल रिडक्शन। उसके बाद आइस के कारण, अब आइस क्या करेगी? इसको ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट, कंसीडरेबल ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट। अब ग्रेविटी के कारण कंसीडरेबल इम्पैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कंसीडरेबल इम्पैक्ट। एंड ऑर्गेनिज्म के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें, नो इफेक्ट लिख लो इसमें। मतलब समझो इन सबका, या इसमें माइनर एब्रेशन कर लो, थोड़ा सा एब्रेशन लिख लो यहाँ पे, एब्रेशन। ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं तो बता देता हूँ। देखो, माइनर एब्रेशन, ये कुछ वर्ड्स हैं वो यूज़ करेगा ऑब्जेक्टिव में बोल देगा आपको भी जो केमिकल एजेंसी है आपकी, केमिकल एजेंसी कह रहा हूँ, जो फिजिकल एजेंसी है वो एयर है, और अगर एयर है तो उसके साइज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन बना के दे देगा, ये 3। तो आपको लिखना होगा कंसिडरेबल रिडक्शन होगी उसकी, मतलब साइज़ में रिडक्शन होगी उसकी। अच्छा, अगर आइस के कारण होगा तो वहाँ पे ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट होता है। वहाँ पे ग्राइंडिंग बता दी आपको, इम्पैक्ट बता दिया आपको। ग्रेविटी के कारण कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, ग्राइंडिंग नहीं होती है इसके अंदर। ऑर्गेनिज्म मतलब माइनर एब्रेशन, मतलब कुछ उसके साइज में चेंज होता है। एब्रेशन हार्डनेस के लिए होता है, समझ रहे हो। तो जैसे पार्टिकल्स को क्या करेगा? एब्रेशन कर देगा, वो खुर्च देना कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ गए। तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है, समझ गए। नेक्स्ट, शेप। अब अल्टीमेटली मतलब थोड़ा सा इमेज क्लियर करो क्या, जैसे दिखाता हूँ आपको। जैसे यार ये पानी था, ये पानी है। अब पानी है तो पानी क्या करेगा? ये रास्ते में रॉक्स आ गई, रॉक्स थी पहले, ये साइज था, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। ये क्या हो रहा है? पानी के कारण। ये पानी क्या कर रहा है? इसको ये ऐसे ले गया, ये कम और कर दी, ये और कर दी, ऐसे भी प्रोसेस चलता है। अल्टीमेटली रॉक्स को शेप में चेंज कर रहा है। वो बड़ा साइज था, एंगुलर साइज था, एंगुलर करते करते राउंडेड शेप पे आ गया।
और छोटा हो गया साइज, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे उसकी प्रॉपर्टी में चेंज करता है वो। तो साइज में भी चेंज हो गया, दिखा दिया आपको, शेप में भी ऐसे चेंज होगा, एयर के कारण भी ऐसे ही होता है। तो अल्टीमेटली बस विजुलाइज करना है भाई एयर के कारण भी कुछ ऐसा होता होगा, तो ये बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टेबल पे आओ, नेक्स्ट करो शेप पे क्या फ़र्क पड़ेगा। शेप क्या होगा, राउंडिंग हो जाएगी। क्या होगा, राउंडिंग, राउंडिंग लिख लो, आपने सर्कुलर लिखा हुआ है? राउंडिंग, राउंडिंग ऑफ सैंड, ठीक है। शेप में लिख लो राउंडिंग ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, सैंड एंड ग्रेवल। उसका लिख लो हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग, एयर के कारण, हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग, हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग, ये लिखवाया। नेक्स्ट एंगुलर सॉलिड। अब एंगुलर सॉलिड क्या है, सोल्ड मतलब जो शू का सोल होता है ना, उस शेप का हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब एंगुलर नॉन स्फेरिकल, एंगुलर नॉन स्फेरिकल, उसके बाद नो इफेक्ट, ये लिखो। हाँ सोल्ड, सोल्ड बताता हूँ क्या है। सोल्ड जूते का सोल नहीं होता, उस शेप का हो जाएगा। देखो पहले राउंडेड था, सर्कुलर था, उसके बाद और ज़्यादा राउंड हो गया, उसके बाद वो सोल्ड हो गया। सोल्ड मतलब ऐसा, ये सोल, सोल शेप नहीं होता जैसा जूते का सोल होता है, वैसा बन जाएगा। उसके बाद स्फेरिकल खत्म हो गया, उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसमें। तो ये सारे ऐसे सीरीज वाइज चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो पहले रिडक्शन था, फिर कम रिडक्शन हुआ, फिर ग्राइंडिंग इम्पैक्ट हुआ, फिर कम इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद एब्रेशन हुआ, थोड़ा थोड़ा खुजते गए वो, ठीक है। उसके बाद शेप में पहले सर्कुलर था, फिर ज़्यादा सर्कुलर हो गया, फिर सोल्ड हो गया एकदम से, सोल्ड मतलब, और उसके बाद स्फेरिकलिटी खत्म होगी, उसके बाद नो इफेक्ट, ये सारी कहानी। नेक्स्ट सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर में लिखोगे स्मूथ शाइनी, स्मूथ शाइनी, स्मूथ शाइनी। उसके बाद है अपना स्मूथ शाइनी पॉलिश। उसके बाद है फ्रोस्टेड सरफेस। फ्रोस्टेड, फ्रोस्टेड क्या होता है, फ्रोस्टेड क्या होता है, हाँ क्या, अरे फ्रोस्टेड बर्फ से भरा हुआ, बर्फ, फ्रोस्टेड मतलब बर्फ से फ्रोस्टेड। जैसे फ्रीजर नहीं होता तुम्हारा, फ्रीजर वैसे ही बन जाता है, मतलब वैसी शेप, वहाँ पे जो मटेरियल होते हैं वो सरफेस बता रहा हूँ, फ्रोस्टेड हो जाएगा। फ्रोस्टेड का स्ट्राइकेटेड, ये सारे यूज होते हैं वर्ड, स्ट्राइकेटेड सरफेस। अब स्ट्राइकेटेड क्या होता है, जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी, लकड़ी का खुरदुरापन है जो, उसको बोलते हैं स्ट्राइकेटेड। लकड़ी के खुरदुरापन जो होता है स्ट्राइकेटेड। उसके बाद अगेन स्ट्राइकेटेड, स्ट्राइकेटेड। उसके बाद सरफेस टेक्सचर में और क्या आएगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। नेक्स्ट है सोर्टिंग। सोर्टिंग क्या होता है, सोर्टिंग का मतलब अलग अलग करना, सोर्ट में मतलब अलग अलग पार्ट में बांटना, ठीक है। अब वाटर के कारण इन दोनों में कंसिडरेबल सोर्टिंग होगी, कंसिडरेबल, दोनों में लिख लेना सोर्टिंग, कंसिडरेबल सोर्टिंग, कुछ अलग अलग कर देता है। उसका वेरी लिटिल सोर्टिंग, वेरी लिटिल सोर्टिंग, वेरी लिटिल सोर्टिंग। उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। और ऑर्गेनिज्म का वेरी स्मॉल सोर्टिंग, वेरी स्मॉल, ये लिख लो। सोर्टिंग मतलब जैसे बड़ा पार्टिकल है, छोटे में हो गया, फिर उसे छोटे में, असेंडिंग क्या होगी, बड़े से छोटा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। जैसे बड़ा पार्टिकल था, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सोर्टिंग होगी उसकी। तो ये सारी कहानियाँ, जचाना हो गया, सोर्ट करना, या बांटना हो गया, कैसे जचाना है, बड़े से छोटे में जचाना है, तो वो चीज़ें हैं। तो उसमें ही बता दिया आपको ये सारी कहानी। तो कैसे याद करनी है वो आपको समझ गए कैसे आएगा। तो पहले साइज़ पे बता दिया, रिडक्शन होगी, फिर कंसिडरेबल रिडक्शन, उसके बाद ग्राइंडिंग इम्पैक्ट, उसके बाद इम्पैक्ट, उसके बाद माइनर एब्रेशन। उसका शेप में पहले सर्कुलर हो जाएगा या राउंडिंग बोल सकते हो, फिर हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग।
अगर दोनों में फ़र्क आता है, अगर ये दोनों पूछता है तो सर्कुलर लगा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद एंगुलर सोल्ड शेप, उसके बाद होगा नॉन स्फेरिकल, उसका नो इफेक्ट। उसके बाद सरफेस टेक्सचर में स्मूथ शाइनिंग। अब स्मूथ शाइनिंग क्यों आया? जैसे आपने जो नदियों के पास जो पत्थर पड़े होते हैं वो चमक रहे होते हैं, देखा है, तो स्मूथ शाइनी सरफेस होता है उनको, तभी स्मूथ शाइनी सरफेस है। उसके बाद जहाँ बर्फ़ होगी वो एयर के कारण, जहाँ पे हवाएं चलती हैं वो फ्रोस्टेड सरफेस बता रखा है। उसका स्ट्राइकेटेड, मतलब जैसे लकड़ी के ऊपर शेप नहीं होती, खुरदरी लकड़ी होती है जो, वो स्ट्राइकेटेड बोलते हैं उसको। उसके बाद ग्रेविटी के कारण स्ट्राइकेटेड, उसका कोई इफेक्ट नहीं। उसके बाद सॉर्टिंग, कंसिडरेबल सॉर्टिंग दोनों के लिए, कुछ सॉर्टिंग होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं, बहुत स्मॉल। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं, ये सारे एक ऑब्जेक्टिव बना के देगा समझ गए। चलो नेक्स्ट, ये सारी कहानी खत्म होगी। अब टाइप्स ऑफ सोइल करते हैं, अब साइकिल कर लें फिर टाइप्स ऑफ सोइल। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जनरल साइकिल ऑफ वेदरिंग। जनरल साइकिल ऑफ वेदरिंग या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जनरल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कर लो। जनरल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की फॉर्मेशन के लिए जो जनरल साइकिल है कौन कौन सी है? जैसे पहले वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्टेड के बाद डिपोजिशन के बाद अपहीवल। तो ये प्रोसेस रहता है मेरा। सो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना, साइकिल है जनरल साइकिल। तो एक उठा के पूछ लेता कई बार, अपहीवल, ठीक है। अब देखो कैसे, अब वेदरिंग होगी, वेदरिंग से ट्रांसपोर्टेड, इसका क्या मतलब है? कैरी कराता है ये। ट्रांसपोर्टेड मतलब कैरिंग। डिपोजिशन मतलब कहीं पर भी छोड़ देता है, जैसे तोड़ के कहीं भी छूट जाएगा, तो कहीं पे भी छूट जाएगा। अपहीवल मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ ग्राउंड, यहाँ लिख दूँ, इंक्रीज इन साइज ऑफ ग्राउंड। ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी भी कैसे प्रोसेस रहा है, ठीक है? नहीं, ठीक है, ओके। अब ये देखो ना, इसको मैं अगर जैसे मान लो ये है, यहाँ से ब्रेकिंग हुई, वेदरिंग के बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिपोजिशन हो गया, उसके बाद साइज में इंक्रीज हो गया। दिस इज द साइज ऑफ इंक्रीज, दिस इज द अपहीवल प्रोसेस, ठीक है। ये सारी कहानी हो गई। बस नेक्स्ट शुरू करें। अब करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। शेप्स हो गया, बता दिया सारा। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, चलो हो जाएगा इसमें, कोई इशू वाली बात नहीं। चलो टाइप्स ऑफ सॉइल करते हैं। हाँ जी, क्या? अपहीवल, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ग्राउंड। यार ऐसे होता है, सबसे पहले क्या होगा? फिजिकल वेदरिंग के कारण आपकी वेदरिंग होगी, वेदरिंग मतलब डिस्ट्रक्शन होगी रॉक्स की। अब डिस्ट्रक्शन होगी तो मूव करेगी तो उसको क्या बोल दिया? ट्रांसपोर्टेशन बोल दिया। उसके बाद कहीं ना कोई डिपॉजिट होती जाएगी, थोड़ी जगह पे डिपॉजिट होती जाएगी। उसके बाद ऊपर से और आ रही है, उसी के ऊपर और डिपॉजिट होगी, और ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगी तो उसको बोल दिया अपहीवल, तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ग्राउंड। तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस चलता है, पहले वेदरिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन एंड देन अपहीवल होगा। बस ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोइल। माइक तो ऑन है। टाइप्स ऑफ सोइल, अब जो टाइप्स ऑफ सोइल है, इसके लिए मोड है ट्रांसपोर्टेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चलो सबसे पहली सोइल है मेरी अलुवियल सोइल। अब एलुवियल सोइल क्या है?
ये वो सोइल है जो डिपॉजिट होती है सस्पेंशन इन रनिंग वाटर के कारण। मतलब आपको ध्यान रखना है भी कौन सी एजेंसी यूज़ हो रही है। जहाँ पे पानी का फ्लो होता है, जहाँ पे पानी का फ्लो होता है उसके कारण जो आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है सोइल, उस सोइल को एलुवियल सोइल बोलते हैं। ठीक है, तो जब वाटर जहाँ पे रन करेगा वहीं होएगी, अल्टीमेटली कहाँ मिलेगी ये, जहाँ पे रिवर्स होंगी। अब रिवर्स कहाँ है, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, जहाँ पे भी रिवर है वहाँ पे ये प्रेजेंट होगी एलुवियल सोइल। तो अल्टीमेटली जहाँ रिवर मिलेंगे आपको वहाँ पे सोइल मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है, चलो लिखो इसमें, इट इज सोइल, soil which is, it is the soil which is deposited from the suspension in running water, from the suspension in running water. It is the soil which is deposited from the suspension in running water. कहाँ मिलेगी ये, कहाँ मिलेगी? It is found on the bank of river. रिवर के बैंक पे मिलेगी ये। नेक्स्ट, अच्छा कौन सी वेदरिंग होगी इसमें? पानी है तो क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग होगी। सो यहीं पे लिख दूँ पॉइंट बना के, ड्यू टू द फिजिकल वेदरिंग। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट लिख दिए बस वैसे ही। अच्छा कैसी सोइल है ये? ट्रांसपोर्टेड है कि रेजिडुअल है? ट्रांसपोर्टेड। तो क्या आ जाएगी, दिस इज ट्रांसपोर्टेड सोइल, ट्रांसपोर्टेड सोइल है। ठीक है, कहाँ मिलेगी वो आपको बता ही दिया, जहाँ पे रिवर्स प्रेजेंट होंगी, पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे रिवर प्रेजेंट होगा लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सोइल, नेक्स्ट इज लोकस्ट्रीन सोइल। हो गया, नेक्स्ट इज लोकस्ट्रीन सोइल। लोकस्ट्रीन सोइल, लोकस्ट्रीन कहाँ मिलती है? अब जहाँ पे लेक्स होती हैं, लेक्स का स्टिल वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, वहाँ पे लोकस्ट्रीन सोइल मिलती है। तो लिखिए इसमें, इट इज द सोइल, इट इज द सोइल विच इज डिपॉजिटेड from, it is the soil which is deposited from suspension in fresh still water, suspension in fresh still water of lake, fresh still water of lake। चलो, सस्पेंशन इन फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ लेक। अब ये कैसी सोइल है? ये भी ट्रांसपोर्टेड सोइल है। अच्छा कहाँ मिलेगी ये ट्रांसपोर्टेड सोइल, कहाँ मिलेगी? अब ये लेक के आसपास, लेक्स कहाँ पे हैं? लेक्स कहाँ हैं? उड़ीसा में, हिली एरियाज में, जहाँ पे लेक्स प्रेजेंट होंगी। मतलब कहाँ हिली एरिया में, कहाँ लेक्स? जहाँ पे उड़ीसा है, भोपाल है, एमपी है, यहाँ लेक्स होती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, लिखना चाहते हो तो लिख लो, उड़ीसा, एमपी, भोपाल, यहाँ पे लेक्स प्रेजेंट है। तो फ्रेश लेक जो होती है, ठीक है, जैसे नेक्स्ट लोकस्ट्रीन होगी, उसके बाद है मेरीन सोइल, दूसरा हो गया, तीसरा है मेरीन सोइल। मेरीन सोइल, अच्छा मेरीन सोइल कहाँ मिलती है? जहाँ पे डिपोजिट फ्रॉम सी वाटर, जहाँ पे सी हैं। इट इज़ द सोइल विच इज़ डिपोजिटेड फ्रॉम द सी वाटर। अब सी कहाँ पे होते हैं? कोस्टल एरियाज में। सो कहाँ मिलती है ये? दिस इज इन कोस्टल एरिया। अब कोस्टल एरिया कौन कौन से हैं? कोस्टल एरिया समझ रहे हो, नीचे की तरफ होते हैं जो वेस्टर्न घाट जो है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, क्या क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सारे के सारे वहाँ पे मिलेंगे। तो बोल सकते हैं इसको दीज आर इन कोस्टल एरियाज। तो जैसे गुजरात,
महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इन सब इस साइड मिलती है। चलो नेक्स्ट है ईओलियन सोइल। हो गया। नेक्स्ट टाइप है ईओलियन सोइल। ईओलियन सोइल का दूसरा नाम है सैंड ड्यून्स। अब ये कैसे मिलती है? ब्लोइंग विंड के थ्रू। अब विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय, सीधा लिख दूं क्या? विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लोइंग विंड ब्लो करने के कारण जो भी सोइल मिलेगी आपको ईओलियन सोइल बोल देंगे इसको। ठीक है। अच्छा, कहाँ पे हवाई होती है? जैसे राजस्थान, तो राजस्थान की तरफ ये सोइल मिलती है ईओलियन सोइल। ठीक है। और बस यही है। नेक्स्ट है ग्लेशियल सोइल, पांचवा टाइप। तो ग्लेशियल नाम से पता लग रहा है क्या होगा? जहाँ पे ग्लेशियर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहाँ पे सोइल मिलेगी। अब विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियल आइस, विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियल आइस, विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियल आइस। कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में, JNK, यहाँ मिलेगी ये। सोइल भी हो गया। नेक्स्ट है कोलुवियल सोइल। कोलुवियल सोइल क्या होती है? फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी। फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी के कारण जो सोइल बनती है, मतलब ऊपर से नीचे गिरने के कारण, तो ग्रेविटी सोइल्स होगी। सो ग्रेविटी सोइल्स कहाँ मिलेगी? जहाँ पे हिल्स होंगे। हिल्स कहाँ पे होंगे? लाइक उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की तरफ कोलुवियल सोइल मिलती है। हो गया। तो उत्तराखंड बोल सकते हो, एग्जाम्पल उत्तराखंड। नेक्स्ट कोलुवियल सोइल हो गया। सेवंथ है लूज सोइल। लूज सोइल कहाँ मिलेगी? लूज सोइल मिलेगी, इट इज़ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट है ये, और जिसके अंदर कैल्शियम या मोन्टमोलिलोनाइट ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं लूज सोइल। अब कैल्शियम एंड मोन्टमोलिलोनाइट मतलब ये चिपचिपी सोइल होती है। चिपचिपी सोइल होती है जिसमें भी मतलब चिपचिपी सोइल मतलब जैसे क्ले है, समझ लो, जिसमें ये मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, उसको लूज सोइल बोलते हैं। सो लिखो इसमें, इट इज़ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, it is uniformly graded wind blown silt. It is uniformly graded wind blown silt and slightly cemented by calcium compounds and montmorillonite लिख लो इसको। मतलब बाइंडिंग प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, ठीक है, लूज सोइल बोल दिया उसको। नेक्स्ट, अब क्ले तो पता ही लग गया हो, क्ले क्या होती है। क्ले में जिसमें अभी परमेबिलिटी पड़ा है, क्ले क्या होता है? क्ले कौन सी सोइल होती है? जिसकी परमेबिलिटी कम होती है, जिसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है, पोरोसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब मैक्सिमम स्टोरेज होता है। तभी तो ये गार्डन में वो यूज़ होती है, पानी स्टोर कर लेती है वो। अब पानी उसको मिलता रहता है, ट्रीज को, उसी कारण क्ले यूज़ करते हैं। तो क्ले एक ऐसा मिनरल है जिसमें मोंट चिपचिपी सोइल होती है, आप उठा के देख लेना उसको, तभी वो गार्डन के अंदर वो यूज़ होती है। तो ये वही है जो लूज सोइल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हैं मोन्टमोरिलोनाइट मिनरल है ये, दोबारा लिख दूँ, दोबारा लिख देता हूँ, मोरिलो। अब ठीक है, ये मोन्टमोरिलोनाइट, NITE,
नेक्स्ट माल सोइल, इससे सवाल काफ़ी बार आया हुआ है, लिख लिया। नेक्स्ट इज, कितने हो गए? 7वीं है क्या अभी? 8वीं। माल सोइल, माल सोइल। अब माल सोइल किस लिए है? ये होती है जहाँ पे MARL, माल सोइल। अब माल सोइल किस लिए होती है? ये होती है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो और बोन्स ऑफ एनिमल्स का, तो वहाँ पे ही मिलती है। तो जैसे कोई जंगल है जहाँ पे आपको रिवर के साइड में ऑर्गेनिक मैटर मिलता ही है, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर हो गया। अच्छा, बोन्स, जहाँ पे जैसे जानवर मर गए, जानवर का जो डिपोजिशन है उसके कारण वहाँ पे जो सॉइल मिलती है, उनकी कॉम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं माल सॉइल। ठीक है, तो लिखो, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू दी, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू दी decomposition of plants, and it is formed due to the decomposition of plants and black decomposed organic matter, black decomposed organic matter। चलो लिख लो उसको। अरे डिकम्पोज लिख दिया क्या? ये लिख लो, बोन्स ऑफ, ये लिख लो सीधा यार, बोन्स ऑफ एनिमल लिख लो, एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, ये काट लेना वो थोड़ा सा, बोन्स ऑफ एनिमल्स, माल सॉइल होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सी होगी अब? टफ सॉइल। नेक्स्ट इज टफ सॉइल, 9वीं है टफ सॉइल। लिखो टफ सॉइल। टफ सॉइल क्या होती है? ये वोल्केनिक, जहाँ पे लावा निकलते हैं ना, वोल्केनिक होते हैं, उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है, अब पहले वो लावा निकल गया, उसका किसी फिजिकल एजेंसी के कारण ट्रांसपोर्ट होगी, उसको टफ सॉइल बोलते हैं। ऐसी एक और सॉइल होती है बेंटोनेट सॉइल, वो भी वोल्केनिक की वजह से निकलती है। तो इनका दोनों का मोड ऑफ एजेंसी अलग अलग है। मोड ऑफ एजेंसी बोल रहा हूँ, मतलब ट्रांसपोर्टेड है, एक रेजिडुअल है। तो एक तो वहीं पे जो डेवलप होती है उसको बेंटोनेट बोल देते हैं, जो ट्रांसपोर्ट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? टफ बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है दोनों में, तो दोनों का ओरिजिन सेम है, क्या? वोल्केनिक ऐश। तो लिखो टफ सॉइल में, लिखो अ फाइन ग्रेन्ड सॉइल, अ फाइन ग्रेन्ड सॉइल, स्लाइटली सीमेंटेड due to volcanic ash and it is transported soil, and transported soil, oh ये भी तो क्या, it is transported by, लिख लो सीधा, wind and water, it is transported by wind and water, एजेंसी भी लिख लो, wind and water। नेक्स्ट बेंटोनेट सॉइल, इसका भी ओरिजिन सेम है, तो इसमें लिखेंगे अपन, इट इज़ द केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश सॉइल। तो ऐसा लिख लो, इट इज़ द केमिकल वेदर्ड ड्यू टू volcanic ash and it is residual soil, soil and containing high percentage of, सीधा लिख दूं क्या, containing high percentage of Montmorillonite, containing high percentage of Montmorillonite that make the soil highly plastic, कोई भी क्वेश्चन पेपर लगा देना, एक दो क्वेश्चन तो आएंगे, मतलब जेई के तो सारे लगा लो, एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे यहाँ से। हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट लिख लो इसी के अंदर ही, लिख लिया।
हो गया। देखो, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। लुब्रिकेंट मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। हो गया। चलो नेक्स्ट, कितने हो गए? 10, 11वां लिखो। 11वीं, इतनी तो कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं होंगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, ब्लैक कॉटन सॉइल। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, 14 टाइप है। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल तो पड़ी होगी। अब ये कौन सी सॉइल है? ये है कौन सी सॉइल है ये? इट इज ए रेजिडुअल सॉइल। इट इज ए रेजिडुअल सॉइल दैट इज formed from the weathering of basalt. That is formed from the weathering of basalt. बेसाल्ट एक रॉक है, तो बेसाल्ट की वेदरिंग के कारण जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं। तो कलर से पता लग रहा है, इट इज डार्क इन कलर। इट इज डार्क इन कलर। कहाँ उगाई जाती है? जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा इसके अंदर होती है। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर दी, इट इज़, नाम से पता लग रहा है, इट इज़ सुटेबल फॉर कॉटन। चलो ठीक है। अब देखो, अब सवाल कैसे पूछेगा? आपको बोलेगा ऐसी सॉइल बताओ जो रेजिडुअल है और वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक एश से है। कौन सी सॉइल हो जाएगी? रेजिडुअल सॉइल बताओ जो वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक एश से है। अच्छा, वोल्केनिक एश से कौन कौन सी सॉइल थी? टफ और बेंटोनेट। अच्छा, टफ कैसी सॉइल थी? ट्रांसपोर्टेड। और बेंटोनेट कैसी थी? रेजिडुअल। तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा? बेंटोनेट लग जाएगा। ऐसे सवाल आएंगे। आपको बोलेगा ऐसी कौन सी सॉइल है रेजिडुअल ही बट वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट से होती है, वो कौन सी होगी? ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये सवाल बनते हैं सारे, समझ गए? कितने हो गए टाइप्स? 12वां लिखो। 12वां है लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल, अब ये वो आगे कहानी। इट द टाइप ऑफ सॉइल, which is formed due to leaching. अब लीचिंग क्या है? अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन पता लगेगी आपको। लीचिंग यही लिख रहा हूँ, वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड। और कौन कौन से कंपाउंड है? और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 और Al2O3 washing of siliceous compound and deposition of this. It is found in hilly areas. ये हिली एरिया में पाई जाती है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? ब्लीचिंग क्या होता है? लीचिंग बताया था भी किसी सॉलिड में से सब्सटेंस को निकालना जब प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक एसिड उसके ऊपर। अब वो कौन से सब्सटेंस निकालेगी? सिलिशियस कंपाउंड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये निकाल के जो रॉक्स बनती हैं वो रॉक्स होती हैं लीचिंग के थ्रू। मतलब ये लेटराइट सॉइल लीचिंग से ही बनती है। लेटराइट लीचिंग LL, ठीक है। तो लीचिंग से थ्रू ये हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, लिख लो। ये रेड कलर की होती है। सो रेड कलर क्यों? Fe2O3 के कारण, इसके कारण रेड कलर, ये रेड कलर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट मक सॉइल। कितने हो गए? 12 हो गए। 13वां लिखो। मिटा दूं क्या? मतलब आगे कर दूं? 13 है मक सॉइल। आप कोई पेपर उठाना पिछले, पता लग जाएगा, सवाल आएंगे इससे बहुत सारे। मक सॉइल ये कहाँ मिलती है? ये है मिक्सचर किस किस का? इट इज ए मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड
ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक क्या होता है? अब इन्वायरमेंट पढ़ी नहीं, अब तो सब कहानी समझ आ रही होगी। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक पार्टिकल कौन से होते हैं भाई? अच्छा, ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? सर ऑर्गेनिक तो होते हैं जो फूड जैसे कार्बन को जो अरे एग्जाम्पल एल्गी हो गया। एल्गी मतलब पेड़ पौधे, अल्टीमेटली पेड़ पौधों से ही बनी है वो ग्रीन है ना वो, तो ग्रीन जो डिकम्पोज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको वो बोलते हैं। तो अल्टीमेटली कहाँ मिलेगा? जहाँ पे पेड़ पौधे हों और वहाँ पे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हों, जहाँ पे सोइल हो। जैसे रिवर है, रिवर के पास में, रिवर के बैंक पे कुछ तो पेड़ पौधे हैं, कुछ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसका सारे पेड़ पौधे हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर। अभी आएगा वो भी, दोनों को इकट्ठा ले लेंगे। तो एग्जाम्पल इसका लिखो, मार्शी लैंड, दलदल एरिया नहीं होता जो, एग्जाम्पल मार्शी लैंड्स, स्वाम्पी एरिया, स्वाम्पी भी बोलते हैं इसको, स्वाम्पी एरियाज देखो। नेक्स्ट मक होगी, एग्जाम्पल असम में पाई जाती है, असम में 14th ये तो 16 है क्या? 14 द पीट सोइल, पीट सोइल, पीट सोइल। अब पीट सोइल क्या होती है? जो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, जो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर से, लिखो इसमें, इट इज हाईली ऑर्गेनिक सोइल। ये फर्क पूछता है दोनों का। इट इज हाईली organic soil, it is highly organic soil which entirely consists of black decomposed organic matter, black decomposed organic matter, ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सो और लिख लेना, हाईली फाइब्रस होती है, हाईली फाइब्रस। अब सवाल आता है इसको मैं कैसे शो करूं? देखो इसको समझने का तरीका देखो, देख लिया तुमने? तरीका देखो कैसे समझना है हमने। अरे रोफ तो नहीं है। नेक्स्ट इसका तरीका देखो, जैसे मान लो ये है रिवर, दिस इज रिवर, ये रिवर चल रही है। रिवर के साइड में यहाँ पे कैसे होंगे? यहाँ पे क्या होगा? इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे, लाइक सॉइल्स होंगी, अलग अलग जो गिली भी होगी। यहाँ पे पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे ग्रीन कलर से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी हो गया, दूसरा इनऑर्गेनिक भी हो गया। ये तो हो गया इस पे, इसको क्या बोल दिया? मक सोइल। दूसरी सोइल कौन सी है? दूसरी सोइल है पीट सोइल, पीट सोइल। ये इसके आगे, अब इसके आगे क्या होता है? रिवर के बैंक पे तो आपको इनऑर्गेनिक पार्टिकल मिल जाएंगे, सिल्ट मिलेगी, सैंड मिलेगी, ये पार्टिकल मिल जाएंगे, बट उसके आगे क्या होंगे? सिर्फ पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे। पेड़ पौधे मतलब ऑर्गेनिक मैटर होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा आपको, ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब सिर्फ पेड़ पौधे जो गल चुके हैं, ठीक है, जो गल चुके हैं, ये पेड़ पौधे से आई बनी है सॉइल, ठीक है। तो अल्टीमेटली समझने के लिए बोल दिया भाई, जो रिवर के बैंक पे मिलेगी उसको बोल दिया अपन ने मक सोइल, जो उससे आगे मिलेगी वो कौन सी होगी? पीट सोइल। अब बोल देगा पीट सोइल कैसी सोइल है? सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, तो ऑर्गेनिक सोइल है ये दोनों है। इसका सोर्स कौन सा है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चल रहा है ना सोर्स अपना। इसका सोर्स क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसका सोर्स है ऑर्गेनिक। ये सवाल पूछता है। अब पूछ लेगा दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। चलो नेक्स्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन पीट प्लस मक इक्वल टू कुमुलेस। ये कई बार सवाल आ चुका है। कुमुलेस, कुमुलेस मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लेना, इस पर सवाल आता है। इसको कुमुलोस या कुमुलेस दोनों में से कुछ है, वर्ड मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, ये लिख लेना, स्टार लगा लो, हरे रंग से लिख दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी रह गई? अब मिक्सचर हो गया, लिखवाऊंगे मिक्सचर ऑफ, लिखवाऊं दोबारा से, समझ जाओगे हैं? ये मिक्सचर ऑफ पीट सोइल प्लस मक सोइल, दोनों का मिक्सचर। अब दोनों का एक मिक्सचर भी तो होता होगा एक लेयर पे, यहाँ पे मिक्सचर भी तो होगा कहीं,
उस सोयल को क्या बोलते हैं? कुमुलोस सोयल बोलते हैं। सोयल का ही मिक्सचर है, लिख लो यार, बाद में भूल ही जाओगे। मिक्सचर ऑफ पीट एंड मक सोयल इज कुमुलेस। चलो नेक्स्ट कौन सी रहेगी? नेक्स्ट रहेगी लोम सोयल। चलो कितना हो गया? 14 हो गए, तो 15वां लिखो। 15वां लिखो लोम सोयल। लोम सोयल ये क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले, इट इज द मिक्सचर ऑफ, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, मिक्सचर ऑफ क्ले सिल्ट एंड सैंड। क्ले सिल्ट एंड सैंड की मिक्सचर को लोम सोयल बोलते हैं। क्ले सिल्ट एंड सैंड हो गया। 16वां है गंबो सोयल। ठीक है, नेक्स्ट देखो गंबो सोयल। गंबो सोयल में लिखेंगे, गंबो सोयल में सीधा ही लिख दिया क्या? इट इज ए ब्लैक, इट इज ए ब्लैक की लिख दिया क्या? इट इज ए ब्लैक स्टिकी प्लास्टिक सोयल, स्टिकी प्लास्टिक सोयल एज लाइक ब्लैक कॉटन, एज लाइक ब्लैक कॉटन, एज लाइक ब्लैक कॉटन। जैसे ब्लैक कॉटन है वैसी ही है, बट बनाने का तरीका अलग अलग है। तो ये सारी कहानी है। प्रॉपर्टीज सेम एज ब्लैक कॉटन सोयल होता है। रोक दो, हो गया 1 घंटा।